नमस्कार एवं गुड मॉर्निंग साथियों, फिर से आपका स्वागत है यूकेपीडिया चैनल में। कल नई वीडियो साथ नहीं ले पाया, मैं आप लोगों के बीच नहीं ला पाया था, तो आज उसी से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे परमार राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, और परमार राजवंश के इतिहास में हम लोग 3 वीडियोज जो है कवर कर चुके हैं। आज हम लोग आगे जा रहे हैं परमार राजवंश में, और परमार राजवंश के लास्ट क्या पढ़ा था एक बार मैं रिकॉल करा दूं आप लोगों को फटाफट से। परमार राजवंश में लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फतेहपति शाह को। फतेहपति शाह, राजा फतेहपति शाह 1665 से 1716 तक हम इनका अध्ययन कर चुके थे। इनके समय 5 भाई कठेतों का, इनके समय जो इनके सेनापति थे उनका, भंगाणी का युद्ध वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। गुरु राम राय का देहरादून आगमन ये या उत्तराखंड आगमन ये पढ़ चुके थे। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें करेक्ट करने की कोशिश करी थी, शायद आप लोगों ने करेक्ट करी हो। उसके बाद इनके समय जो साहित्यिक गतिविधियाँ थी वो पढ़ लिया था। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्योंकि शिवाजी को आदर्श मान करके ये काम करते थे, तो इन्हें हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर, उद्दंडों को दंड देने वाला बताया गया है। फतेहपति ने छत्रपति जोशी को अपना आदर्श माना था, और उन्हीं को अनुसरण करके इन्होंने जो है राज्य करना प्रारंभ किया था। ये कल लास्ट आप लोग पढ़ चुके थे। कल मैं वीडियो नहीं ला पाया, दरअसल मेरा एक फेसबुक पेज हैक हो गया था, और हैक होने की वजह से जो है मैं उसी में लगा रहा। हालांकि अभी तक मैं उसे रिट्राइव नहीं कर पाया हूँ, कोशिश है उसे रिट्राइव जल्दी कर पाऊँ। खैर, आगे मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आज 1716 से 1773 के बीच राजा प्रदीप शाह से हमने शुरुआत करनी है। देखिए, फतेहपति के मृत्यु के बाद अगर हम बात करें तो 9 माह उसके बड़े पुत्र उपेंद्र शाह ने शासन किया। इसलिए मैंने इसे सेपरेट राजा के तौर पर 9 महीने का अलग शासनकाल नहीं दिया है, बल्कि 1716 में ही जब फतेहपति शाह का निधन हुआ तो 9 महीने करीब उनके बड़े पुत्र उपेंद्र शाह ने शासन किया, जिसके निधन की डेट, एग्जैक्ट डेट भी हमें मिलती है 1716 दिवाली में 16 अक्टूबर 1716 को हो गई थी। तो 16 अक्टूबर 1716 को इसका निधन हो गया था उपेंद्र शाह का। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, पूछा भी जाता है। बहुत सारे क्या बोलते हैं, एक तरीके से टेस्ट पेपर्स में तो देखा है अभी तक। वैसे UKSSC या आयोग किसी ने भी ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, पर भविष्य किसी को नहीं पता, इसलिए क्वेश्चन याद रखिएगा। टिहरी या गढ़वाल का वह शासक जिसका निधन दीपावली के दिन हुआ था, तो दीपावली के दिन जो है 16 अक्टूबर 1716 को इनकी मृत्यु हो गई थी उपेंद्र शाह की। तो मृत्यु होने के बाद दिलीप शाह, जो कि फतेहपति शाह का सबसे छोटा पुत्र था, दिलीप शाह जो फतेहपति शाह का सबसे छोटा पुत्र था, उसके पुत्र प्रदीप शाह को जो है गद्दी पे बिठाया गया। ठीक है, 1716 में ही प्रदीप शाह को गद्दी पे बिठाया गया। और प्रदीप साहब जब गद्दी पे बैठा, ये भी अल्पायु में था। अल्पायु यानी कि देख लीजिए केवल 7 वर्ष का है। 7 वर्ष का है तो माइनर है आपका, अभी राजा बनने के योग्य तो नहीं है, बट इसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। अब जब राजगद्दी पे किसी को बैठाया जाएगा तो सीधी सी बात है, जैसे ऊपर आप लोगों को याद होगा, कर्णावती को जब महिपति शाह का निधन हो गया था तो कर्णावती को संरक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, और पृथ्वीपति शाह जो है राजा बने थे। ऐसे ही यहाँ पर भी है। यहाँ प्रदीप शाह अल्पायु में है, तो इनकी माता जो राजमाता जिया कनकदेई हैं, कनकदेई को जो है संरक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। और इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई प्रदीप शाह के समय, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं ना, तो भारत के इतिहास में 1857 का सन पढ़ते हैं कि दो विपरीत विचारधाराओं या विपरीत मतों को मानने वाले हिंदू मुस्लिम्स की हम बात करें तो पहली बार एक मंच पर आकर के लड़े थे। ऐसे ही कुमाऊं और गढ़वाल, हालांकि देखिए पड़ोसी राज्य होने के नाते रिश्तेदारी भी इनमें थी, रिश्ते भी इनके होते थे, शादी ब्याह भी इनका होता था। इवन रिश्तेदारी होने के साथ साथ आप लोग ये भी देखें कि इनकी लड़ाई झगड़े भी चलते थे। तो अधिकतर लड़ाई झगड़ों के कारण कुमाऊं गढ़वाल एक कभी नहीं हो पाए। पर ये पहला वाकया है जब या ये पहली बार है जब 1743-44 में कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण हुआ। और कुमाऊं में जब रोहिलों का आक्रमण हुआ तो इस समय
देखिए मैंने लिखा भी उत्तराखंड का के इतिहास का पहला वाक़या जहाँ गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेनाओं ने जो है रोहेलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। तो क्या बोलते हैं, रोहेलों के आक्रमण के समय गढ़वाल और कुमाऊं की संयुक्त सेना ने जो है क्या बोलते हैं लड़ाई लड़ी। हालांकि युद्ध जीतने की दशा नहीं हुई, इसलिए कुमाऊं के राजा को जो है रोहिलों को हर साल टैक्स देने की बात निर्धारित की गई थी। और कुमाऊं के राजा के पास उतना धन नहीं था, तो वो भी गढ़वाल के राजा के द्वारा यानी कि प्रदीप शाह के द्वारा यहाँ डोनेट किया गया, दान दिया गया। तो ये पहला वाकया है पूरे उत्तराखंड के इतिहास में देखा जाए तो। खैर देख लीजिए 1757 में रूहेला सरदार नजीब खां ने इसके समय देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली। 1770 में गढ़वाल में पुनः जो है देहरादून को शामिल ये करने में सफल हो गया। हालांकि देहरादून में इसने फिर थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करी, और देखिए क्या क्या परिवर्तन करिए। सबसे पहले तो देहरादून के धामूवाला, मियांवाला, पंडितवाड़ी और भूपतवाला ग्राम सिख मंदिर को दान स्वरूप दे दिए। सिख मंदिर कहे जाने का सीधा मतलब है गुरु राम राय दरबार, जो गुरु राम राय ट्रस्ट जो है उसे यह जो है दान स्वरूप दे दिए गए। तो याद रखिएगा फतेहपति शाह ने 3 गाँव दिए थे, उसके बाद प्रदीप शाह की बारी आ रही जिन्हें 4 गांव धामूवाला, मियांवाला, पंडितवाड़ी और भूपतवाला गांव सिख मंदिर को दान दिए। हरिकृष्ण रतुड़ी कहते हैं कि इसने ही जो है दून में अब कर्णावती का समय याद करिएगा, कर्णावती पीछे पड़ चुके हैं आप लोग, थोड़ा सा मेमोरी है थोड़ा शार्प रखने की कोशिश करिए आप लोग, तो चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे तो अब जा करके आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो कर्णावती ने नवादा में जो है एक राजमहल का निर्माण कर जो है एक वैकल्पिक राजधानी के तौर पर इस्टेब्लिश किया था। तो इसने क्या किया था, नवादा से धामूवाला जो है राजधानी स्थानांतरित की। बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मैं यहाँ नहीं लेके चल रहा इनकी। नेक्स्ट राजा आपके आते हैं, राजा है ललित शाह 1772 से 1780 के बीच। ललित शाह की बात करें तो देखिए इसके समकालीन जो चंद शासक था वो मोहन चंद था, जिसके विरुद्ध अब थोड़ा सा परिवर्तन क्या आ रहा है देखिए, जिसके विरुद्ध ललित शाह को हर्षदेव जोशी ने क्या किया। अब देखिए वैसे अगर आप लोग हर्षदेव जोशी की या हरकदेव जोशी, वैसे तो नाम इनका लिखा जाता है पुराने अभिलेखों में, हरकदेव जोशी की बात करेंगे तो कुमाऊं के इतिहास में या उत्तराखंड के इतिहास में वास्तव में उत्तराखंड के इतिहास का दोषी के करार दिया जाता है। इसे क्यों दोषी करार दिया जाता है, कुमाऊं का चाणक्य तो खैर इनके चाचा को कहा जाना चाहिए, चलिए खैर, क्योंकि अधिकतर विवरणों में या इतिहासकारों ने कुमाऊं का चाणक्य कहा, क्योंकि देख लीजिए कुमाऊं में गढ़वाल का आक्रमण करने के लिए ललित शाह को आमंत्रित करने वाला हरकदेव जोशी था, और कुमाऊं में गोरखों को आक्रमण करने के लिए बुलाने वाला हरकदेव जोशी था। उत्तराखंड में या ये कह लीजिए कुमाऊं में कह लीजिए या पूरे उत्तराखंड में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजों को बुलाने वाला व्यक्ति हरकदेव था, रोहिलों को आक्रमण के लिए बुलाने वाला व्यक्ति हरकदेव था। तो एक तरीके से देखिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करके हरकदेव जोशी लाइमलाइट पे रहना चाहता था, बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो इसलिए क्या किया, जब चंद राजा था मोहन चंद कुमाऊं में, तो चंद राजा के विरुद्ध इसने ललित शाह को भड़काना शुरू कर दिया। दरअसल ललित शाह को कैसे भड़काया बता दूं, ललित शाह ने सिरमौर में आक्रमण किया था, और जब उसने सिरमौर में आक्रमण किया तो सिरमौर में ललित शाह को पराजय मिली थी। तो इस बात का फ़ायदा उठाकर हरकदेव जोशी ने क्या किया, ललित शाह को भड़काना शुरू कर दिया। बोला आपने अभी भी हार का सामना किया, इसे जीत में कन्वर्ट करने के लिए आप यूँ करिए कि आप कुमाऊं में आक्रमण करिए, हम आपका साथ देंगे। अब ललित शाह देखिए कोई भी राजा के लिए जीतने के लिए अगर कोई सहयोग मिले तो वो क्यों न करना चाहे। तो इसलिए इसने क्या किया, ललित शाह ने जो है कुमाऊं पर हमला बोल दिया, और कुमाऊं पर हमला बोलकर बगवाली पोखर का युद्ध लड़ा गया। बगवाली पोखर के युद्ध में कुमाऊं की सेना को पराजित कर दिया, और पराजित करके देखिए ललित शाह के पास एक अच्छा मौका था। इसके 2 पुत्र हैं, बड़े पुत्र का नाम तो है जयकृत शाह या जयकृति शाह, और छोटे पुत्र का नाम है प्रद्युम्न शाह। तो इसने कहा कि मैं अपने दोनों लड़कों को राजा बना सकता हूँ, और बड़े लड़के को तो गढ़वाल का राजगद्दी मिलना तय था, तो छोटे लड़के के लिए इसने क्या किया, क्योंकि कुमाऊं जीत लिया तो कुमाऊं में प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद नाम दिया, और प्रद्युम्न चंद नाम दे करके लगभग 1780 में जो है कुमाऊं का राजा नियुक्त कर दिया। अब हुआ क्या देख लीजिए, कुमाऊं का राजा नियुक्त कर दिया, और जयानंद जोशी जो कि हरकदेव जोशी के यहाँ पे चाचा हैं, जयानंद जोशी को जो है प्रद्युम्न चंद, अब शाह लिखा गया है पर शाह नहीं कहा जाना चाहिए, गढ़वाल के सेंस में शाह सही है, पर अब ये क्योंकि कुमाऊं का राजा हो गया तो प्रद्युम्न चंद नाम से है, तो जयानंद जोशी को प्रद्युम्न चंद का प्रधानमंत्री बना दिया गया।
अब हुआ क्या देख लीजिए। जो अगर आप लोग इस युद्ध को देखेंगे 86 1786 में जब ये युद्ध लड़े जा रहे हैं, तो इन युद्धों के बाद स्थिति क्या बनती है। सॉरी 1786 87 गलत कह रहा हूँ, 79 समथिंग हमें जाना चाहिए। 79 समथिंग में 78 79 में जब ये आक्रमण हो रहा है कुमाऊं की तरफ, तो कुमाऊं की तरफ आक्रमण होकर के, क्योंकि प्रद्युम्न शाह अल्पायु में थे, छोटे राजकुमार थे, तो प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं ले आया नहीं गया। ये प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं पहुंचाने 1780 में जाते हैं, और जब 1780 में कुमाऊं की गद्दी में ये बैठा करके आते हैं, हालांकि राज्यारोहण पहले हो गया था, पर जब कुमाऊं में पहुंचा के वापस आते हैं, तो वापस आते हुए इनका घाम लगने से निधन हो जाता है। घाम लगने का मतलब होता है, पुराने पहाड़ी शब्दों में घाम लगने का अभिप्राय मलेरिया से लिया जाता है। मलेरिया मतलब घाम लगना, मतलब ज़्यादा गर्मी में, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी हो रही है वहाँ जो है मच्छरों का प्रकोप हुआ करता था, और मलेरिया से जो है इसका निधन रास्ते में ही हो गया। अब जैसे ही रास्ते में निधन हो जाता है, तो क्योंकि छोटे पुत्र को तो इन्होंने कुमाऊं की गद्दी दे दी है प्रद्युम्न चंद नाम से, तो बड़ा पुत्र जो है जयकृत शाह या जयकृति शाह जिसे बोलते हैं, वो गढ़वाल की गद्दी में यहाँ बैठ जाएगा। तो 1780 से 1786 तक जो है जयकृत शाह गद्दी में बैठता है। और क्योंकि जब कुमाऊं को जीता ललित शाह ने, एक चीज़ निर्धारित होती है, देखिए कुमाऊं को माना गया छोटा भाई और गढ़वाल को माना गया बड़ा भाई, क्योंकि बड़ा भाई और छोटा भाई शासन कर रहे हैं। तो ललित शाह के समय ये बात निर्धारित की गई कि कुमाऊं क्या करेगा, हर वर्ष 1 लाख रुपए सालाना टैक्स किसको देगा, गढ़वाल को, यानी कि बड़े भाई को देगा। छोटा भाई बड़े भाई को टैक्स देगा, ये बात निर्धारित ललित शाह के समय ही हो गई। तो जैसे ही ललित शाह का निधन हो जाता है, ललित शाह के निधन के बाद प्रद्युम्न शाह ने कर देना बंद कर दिया। हालांकि यहाँ पर भी प्रद्युम्न शाह नहीं, क्योंकि प्रद्युम्न शाह प्रद्युम्न चंद के नाम से गद्दी पे तो बैठ गए थे, पर उन्हें चलाने वाले जयानंद जोशी और हरकदेव जोशी ही चला रहे थे वहाँ पूरा का पूरा। और उनके मन में एक विचार आया कि यार ललित शाह तो मर गए, अब ललित शाह जब मर गए हैं तो हम टैक्स क्यों दें भला, हम गढ़वाल को अपनी कमाई का हिस्सा क्यों दें, जयकृत शाह को अपनी कमाई का हिस्सा क्यों दें, मेहनत हम करें, कमाएं हम, और जो है खर्च करने के लिए हम गढ़वाल को क्यों दें। तो इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया, और इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया किसको, प्रद्युम्न शाह को। प्रद्युम्न शाह को भड़का करके कहा कि आप तो जो है गढ़वाल का और कुमाऊं का दोनों जगह का राजा बन सकते हैं आप, तो आप जो है इस छोटे से आपको जगह पे ला करके ठग दिया है, तो ऐसा करते हैं कि हम जो है गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं और गढ़वाल की गद्दी छीन कर आपको दोनों जगह का राजा बना देते हैं। तो प्रद्युम्न शाह, क्योंकि देखिए प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद जो है वो अल्पायु का व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा विवेकशील व्यक्ति नहीं था, उसे लगा कि सच में ये लोग मेरी मदद करेंगे, और उसने क्या कर दिया, गढ़वाल पर धावा बोल दिया। और धावा बोल दिया तो इनके बीच यहाँ युद्ध शुरू हो गया, प्रद्युम्न चंद और जयकृत शाह के बीच, या प्रद्युम्न शाह और जयकृत शाह दोनों भाइयों के बीच युद्ध शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखा हुआ है, ये गलत मेंशन्ड है, बहुत सारी पुस्तकों में भी ये गलत है, याद रखिएगा। युद्ध हारने के बाद, ये पॉइंट मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, युद्ध हारने के बाद जयकृत शाह श्रीनगर छोड़कर देवप्रयाग जाना पड़ा था, ये गलत तथ्य है। युद्ध हारा नहीं था, बल्कि ये युद्ध जीता तो जयकृत शाह था, हालांकि इसे भाग करके आना पड़ा देवप्रयाग, वो अलग बात है। और उसी वर्ष जिस साल 1786 में ये युद्ध हुए थे, 1786 में ही जो है जयकृत शाह का निधन हो गया। युद्ध हालांकि जीत गया था, युद्ध जीतने के बाद उसी साल निधन हो गया, और निधन होने के बाद जो है प्रद्युम्न चंद वो समझ चुका था अब तक कि ये मुझे जो है जो जोशी बंधु है वो मुझे नचा रहे हैं यहाँ, और मैं जो है फुल फ्लैश राजा यहाँ नहीं बन सकता, तो वो वापस जो है गढ़वाल में आ जाता है, और गढ़वाल में आकर के 1786 में गद्दी में संभाल लेता है। और देखिए देखा जाए तो जयकृत शाह के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसके राज्य में अंतर्कलह अब चल रहा था। खंडूरी और डोभाल दो गुट बने हुए थे राज्य कर्मचारियों के, वो गुट आपस में संघर्ष कर रहे थे, जिसके कारण राज्य शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई। बहुत सारे कारण थे कि जयकृत शाह हार गए, सॉरी हारे नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि जयकृत शाह का खेमा कमज़ोर हुआ। जीते तो जयकृत शाही युद्ध थे, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रमाण मैं आप लोगों को एक अलग से आर्टिकल में दूंगा।
1783 में देखिए, क्योंकि 1786 तक तो जयकृत शाह ने शासन किया। 1783 में इसके समय जो है दून में सिख छापे पड़े। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने फिर जब सिख छापे पड़े तो हार का सामना करना पड़ा, और फिर राखी नामक टैक्स इन्होंने जो है सिख सरदारों को देना शुरू कर दिया था 1783 के बाद। हालांकि देखिए 1786 में दून में जो दूसरा बड़ा आक्रमण हुआ वो रोहेला आक्रमण हुआ, जिसमें गुलाम कादिर के नेतृत्व में जो है गुरु राम राय दरबार वगैरह पूरा नष्ट किया गया। गुरु राम राय दरबार की बहुत अवहेलना जो है गुलाम कादिर ने उस समय की थी। और उसके बाद क्योंकि 1786 में तो जयकृत शाह का निधन हो गया, और निधन होने के बाद वापस कौन आ जाएगा, प्रद्युम्न शाह गद्दी पे बैठ जाएगा। कुमाऊं से वापस आकर के प्रद्युम्न चंद नाम से अभी तक जो कुमाऊं में शासन कर रहा था, वो गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह के रूप में शासन करना प्रारंभ कर लेगा। 1786 से 1804 तक जो है ये अब राजा रहेगा। अंतिम राजा के तौर पर आप लोग इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1804 में गोरखा आक्रमण हो जाएगा, और गोरखा आक्रमण होने के बाद जैसे गोरखा आक्रमण होगा उसके बाद कुछ सालों देख लिया 1804 से लेकर 1815 तक आप लोग पूरा का पूरा गोरखा शासन पढ़ते हैं। और गोरखा शासन के बाद फिर आप लोगों का तीसरा हिस्सा जो शुरू होता है, याद करिए शुरू में हमने 3 हिस्से बनाए थे टाइम पीरियड के हिसाब से, तो ये दूसरा जो सेगमेंट था जिसे श्रीनगर काल बोलते हैं, वो 1490 से 1804 तक का समय था। 1804 के बाद आपका गोरखा काल आ जाता है। गोरखों के आने के बाद आपका 1815 से 1949 तक आपका क्या आ जाएगा, टिहरी रियासत का समय आ जाएगा। तो प्रद्युम्न शाह जो है यहाँ अंतिम राजा के तौर पर आप लोग पढ़ रहे हैं। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद जैसे मैंने कहा कि ये प्रद्युम्न चंद जो नाम से जो कुमाऊं में शासन कर रहा था, प्रद्युम्न शाह होकर के ये कहाँ आ गया, गढ़वाल में आ गया है। इसने कुमाऊं में लगभग 1779 से 1786 तक शासन किया। 86 में कुमाऊं छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पे आ गया, और 1790-91 में कुमाऊं में जो है गोरखों का आधिपत्य हो गया था। 1790-91 में जब गोरखों का आधिपत्य कुमाऊं में हो गया, ये 1790-91 क्यों लिखा है इसके पीछे खैर आप लोग चंद वंश जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पीछे जा करके देखिएगा 1791 का समय मैंने क्यों घोषित किया, वो आप लोगों को लॉजिक सहित मैंने इसमें दिए हैं, प्रमाण सहित मैंने इसे बताया है। तो देखिए जब कुमाऊं में गोरखा शासन स्टेब्लिश हो गया तो हरकदेव जोशी ने फिर गढ़वाल पे आक्रमण करने के लिए उत्साहित किया, और 1791 में हरकदेव जोशी के निमंत्रण पर गोरखों ने जो है लंगूरगढ़ को घेरना शुरू कर दिया। करीब 6 महीने लंगूरगढ़ वाला जो क्षेत्र भैरवगढ़ी या लंगूरगढ़ बोलते हैं, दक्षिण में है, दक्षिण गढ़वाली क्षेत्र में है। तो दक्षिण गढ़वाल यानी पौड़ी गढ़वाल में ये लंगूरगढ़ का क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर जब आक्रमण गोरखों ने किया तो करीब 6 महीने तक घेर करके रहे, पर अचानक उसी समय क्या हुआ, तिब्बत में जो है गोरखों का हार का सामना करना पड़ा, और तिब्बत के द्वारा जब चीन के सहयोग से आक्रमण किया गया तो उसमें गोरखा सैनिकों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ी, जिसलिए इन्होंने लंगूरगढ़ को छोड़ करके ये वापस चले जाते हैं। लंगूरगढ़ में एक छोटी सी संधि होती है, उस संधि को करने के बाद गोरखे जो है वापस चले जाएंगे, इसलिए जो है लंगूरगढ़ 1791 का आक्रमण जो है इनका सफल नहीं हुआ गोरखों का। तो 1796 में इसके समय जो है हार्डविक ने गढ़वाल की यात्रा की, और उसने वहाँ जितनी दुर्भिक्ष स्थिति थी, जितनी भयावह स्थिति गढ़वाल की हो रखी थी, उसका वर्णन जो है इन्होंने किया है हार्डविक ने। दूसरा देख लीजिए, मौलाराम ने भी एक चित्र बनाया है, उसके समय की जो दुर्दशा थी, और राजा को बिल्कुल सामान्य से कपड़ों में दर्शाया गया है, और राजकुमार और राजा की स्थिति को दर्शाया जो मौलाराम ने। उससे ये बात तय होती है क्योंकि इनके अंतर कलह की वजह से गढ़वाल में लगभग ये कह लीजिए कि धन समाप्त, राजकोष जो था वो समाप्त हो चुका था, और राजकोष की समाप्ति के बाद गढ़वाल का राजा बड़ी दयनीय स्थिति में जी रहे थे। और उसी समय देख लीजिए 2 बड़े घटनाक्रम घटित होते हैं। एक तो 1803 देखिए, 8 सितंबर 1803 को जो है गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया, और भूकंप आने से देखिए स्रोत तो ये कहता है कि इसमें लगभग 70% लगभग जनसंख्या का इसमें खात्मा हो गया था गढ़वाल क्षेत्र के। पर हालांकि ये तो कि अतिशयोक्ति होगी, 70% तो नहीं, बट बहुत बड़ी हानि हुई थी, राजमहल वगैरह सब डूब गया, इससे और ज़्यादा संकट आ गए। और फिर इसी संकट का फ़ायदा किसने उठाया,
गोरखों ने उठाया और 1804 में जो है गोरखों ने विजय हासिल कर ली। हालांकि देख लीजिए, थोड़ा सा अगर इसे देखें तो ये डेट याद रखिएगा, 8 सितंबर 1803 को जब गढ़वाल में भूकंप आया तो राजभवन वगैरह सब खत्म हो गए श्रीनगर के। तो याद करिए ऊपर जो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पृथ्वीपति शाह के समय जो राजधानी इन्होंने राजगढ़ी बनाई थी, बड़कोट क्षेत्र राजगढ़ी उत्तरकाशी में, वहाँ ये लोग शिफ्ट होने को मजबूर हुए क्योंकि इस भूकंप का मुख्य केंद्र बद्रीनाथ था। तो ये पूरा का पूरा गढ़वाल क्षेत्र को प्रभावित कर गया। फरवरी 1803 में जो देख लीजिए, ये सितंबर का भूकंप है, उससे पहले फरवरी 1803 में गोरखों के द्वारा दूसरा आक्रमण किया गया था। दूसरा आक्रमण इसलिए क्योंकि 1791 में पहला आक्रमण था, तो फरवरी में दूसरा आक्रमण किया। और जब दूसरा ये आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण में गोरखे सफल नहीं हो पाए। उसके बाद दून घाटी में एक भयंकर युद्ध हुआ, जो युद्ध हुआ 26 जून 1804। 26 जून 1804 ये डेट मैंने यहाँ मेंशन जो करी हुई है ये बदली हुई है। हालांकि देख लीजिए, डबराल, सरीके, रतुड़ी और डबराल इस डेट को, जो खुड़बड़ा युद्ध की डेट है, वो 14 मई 1804 बताते हैं। 14 मई 1804 ये युद्ध की डेट बताते हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नेपाली सोर्सेज जो बोलते हैं, नेपाली जो स्रोत हैं, उन स्रोतों के आधार पर ये तिथि 26 जून 1804 तय होती है और ये वास्तविक तिथि है। हालांकि अब तक आप लोग जो किताबों में पढ़ रहे हैं 14 मई 1804, आप लोग इसे याद करते हुए चलें। मैं इसे फ़िलहाल यूँ ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपका परीक्षा या एग्ज़ामिनर आपका 26 जून देगा, और अभी तक 26 जून कहीं पर आया भी नहीं है। तो आप लोग इससे ओरिजिनली अगर आप लोग देखें, प्रमाण सहित अगर आप लोग करना चाहें तो 26 जून 1804 सही बिल्कुल है। अगर 14 मई 1804 आता है तब सही करेंगे, और 14 मई कर लें, क्योंकि एक नंबर का सवाल हो जाता है आप लोगों के लिए। नए फैक्टों को इतनी आसानी से पचा पाना आप लोगों के लिए प्लस आयोग के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि आयोग में जो पुराने ढर्रे के प्रोफेसर्स पेपर बनाते हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। हालांकि चलिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 26 जून 1804 और 14 मई 1804 आते हैं और आपने 26 जून कर दिया, तो आप लोग अडिग रहें, आपको मैं प्रमाण उपलब्ध कराऊंगा कि आप सही हैं, 26 जून वाली तिथि सही है। पर अगर मान लीजिए 26 जून ऑप्शन में नहीं है तो 14 मई कर लीजिए, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों के एक नंबर के हरास का कारण भी मैं नहीं बनना चाहूँगा। हालांकि मैं इस बात पे अडिग रहूँगा कि 26 जून 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, पर आप लोग 14 मई पढ़ रहे हैं तो बहुत मैंने बता दिया। कारण है कि हरिकृष्ण रतुड़ी ने सबसे पहले इस बात को लिखा है, उसके बाद डबराल साहब ने उसी को कॉपी किया है और बाद के इतिहासकारों ने 14 मई 1804 कॉपी किया है। कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, पर क्योंकि 26 जून 1804 के पीछे हमारे पास बहुत सारे नेपाली स्रोत हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, तो इस वजह से मैं 26 जून 1804 के साथ हूँ। खैर, ये बात मैंने स्पष्ट कर दी कि आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, जहाँ जैसी स्थिति होती है वहाँ वैसा करने की कोशिश करें। और इस युद्ध में देख लीजिए, प्रद्युम्न शाह को वीरगति की प्राप्ति हुई, और प्रद्युम्न शाह का पुत्र जो है सुदर्शन शाह ज्वालापुर में करीब 12 वर्ष तक वनवास में रहा, और उसने फिर क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों की मदद से वापस सत्ता हासिल करी। और प्रीतम शाह जो कि प्रद्युम्न शाह का भाई था, इसको अमर सिंह थापा जो है काठमांडू लेकर के गए, वहीं उसका विवाह करवा दिया, और एक कैदी की भांति ये कह लीजिए कि वहाँ विवाह भी करवा दिया। सारी चीज़ें संपन्न हो रही है, उसके बावजूद भी एक कैदी से अच्छा जीवन वो वहाँ नहीं जी पा रहे थे। हालांकि अंग्रेज़ों के सहयोग से फिर ये वापस अपने सत्ता रिट्रीव करने में हासिल हो गए, वापस हासिल करने में सफल हो गए। और सफल होने की बात करें अगर हम लोग, तो मैं थोड़ा सा उसमें जाता हूँ। हाँ, इस पोर्शन को एक बार मैं वापस देख रहा हूँ। सफल होने की बात करें तो उसके बाद जो है टिहरी रियासत का दौर शुरू हो जाता है 1815 में। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोगों ने आगे क्या पढ़ना है, ये चीज़ क्लियर आप लोगों के स्क्रीन पे है। तीसरा कालखंड पढ़ना है जो 1815 से 1949 तक टिहरी रियासत का दौर होगा। अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद ये काल शुरू होता है। सुदर्शन शाह को इस काल का आप संस्थापक बोलेंगे। और इसके बाद हम लोग जैसे ही ये टिहरी काल समाप्त होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की झड़ी लगाऊंगा। अगले 2 दिन संभव नहीं है कि मैं क्लास करा पाऊँ या आप लोगों के सामने वीडियो आएगी। कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं कोशिश करूंगा आ जाएं, क्योंकि मैं फ़िलहाल ट्रेवल में हूं, तो इसके बाद 2 दिन आप लोगों का अवकाश इसमें है एक तरीके से, और मंडे से हम लोग फिर वापस कंटिन्यू करेंगे।
मंडे को टिहरी रियासत आधा हिस्सा ख़त्म करेंगे और ट्यूसडे को आधा हिस्सा, यानी कि ट्यूसडे तक हमारा पूरा का पूरा पवार राजवंश समाप्त हो जाएगा। एंड देन वेंसडे से हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा करें। जो अब तक पढ़ा है उनमें से ही सवाल होंगे, और जो आए हुए हैं आयोग में वो सवाल भी लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इनको रिवाइज भी करते हुए चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सहज और सरलता मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और मैं एक बार फिर आग्रह करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जो फेसबुक पेज है मेरा, उत्तराखंड ज्ञान कोश यूकेपीडिया, पेज की बात कर रहा हूँ, ग्रुप की बात नहीं। अगर आप लोग उसमें जुड़े हुए हैं तो क्योंकि पेज हैक हो रखा है, कुछ दिन लगेंगे उसे वापस हासिल करने में, तो आप लोग तब तक उस पेज को अनलाइक और अनफॉलो कर दें। क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बन रही है उसमें पोस्ट थोड़ा सा सही नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये क्या पोस्ट चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अनफॉलो या अनलाइक करना शुरू कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों की जो क्वायरीज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, आप लोगों के नीचे होने चाहिए, जिससे कि मैं आप लोगों का जो है आंसर दे सकूं। और हाँ, मान लीजिए किसी पोर्शन विशेष में, जैसे कि आप लोगों को ज़रूरत हो कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, या मान लीजिए कि समझने में दिक्कत हुई हो कहीं पर भी, केवल इस वीडियो में या अन्य वीडियोज़ में नहीं। कल किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि कत्यूरी कार्तिकेयपुर वाले कुछ सवाल हैं मुझे पूछने हैं, तो मैं किस माध्यम से, तो मैं कह रहा हूँ जिस वीडियो में समस्या है, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ और इलाबरेट करना चाहिए, तो वहाँ पर, या जिस राजा को और थोड़ा सा विस्तारित करके पढ़ना चाहिए, वहाँ पर कमेंट कर देंगे आप लोग। तो मैं वहीं पर जो है कमेंट जैसे ही करेंगे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, और शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि वो क्या है और मैं क्यों इतना शॉर्ट लेकर चल रहा हूँ, या क्यों इसे विस्तारित किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही फिर, ठीक है, शुक्रिया आप लोग।